अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, आम इंतखाबात में पंजाब के हर हलके में शेर का निशान मौजूद होगा, ये कहा है मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने। और उन्होंने बाकायदा इंतखाबी सरगर्मियों के आगाज़ का ऐलान भी कर दिया और कहा है कि कोई जमात सीट एडजस्टमेंट की बात करेगी तो मुखलिस साथियों पर समझौता नहीं होगा। आज नून लीग की तंजीम यूसी की सतह पर मजबूत और मुनज़्ज़म है। नून लीग इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाएगी और इस बार 5 साल तक नून लीग के खिलाफ साजिश नहीं होगी, उन्होंने कहा है। और कहा कि कामयाब हुए तो महंगाई को महदूद करेंगे, गरीब की ज़िंदगी आसान करेंगे। नून लीग को पंजाब में सीट एडजस्टमेंट ना करने का फ़ायदा होगा या नुकसान, ये है आज का सवाल। पैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, महमल सरफराज साहिबा, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। आप तीनों का वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले महमल आपसे आगाज़ करेंगे। आपको क्या लगता है, मुस्लिम लीग नून को पंजाब में सीट एडजस्टमेंट ना करने का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, बात यह है कि सीट एडजस्टमेंट तो ना करने का उनको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जब सीट एडजस्टमेंट हुई या अपने लोगों को उन्हें टिकट नहीं दी, जो पंजाब के बाई इलेक्शन हमने पिछले साल देखे थे, वो जिन भी वजूहात की वजह से, वादों की वजह से किया गया, तो उसका उनको सख्त नुकसान भी उठाना पड़ा। उनका अपना वोटर मोटिवेट भी नहीं होता कि वो आकर सीट एडजस्टमेंट करने वालों को वो वोट दे सके। अभी तक जो खबरें सुनने में आई उसमें यही है कि कम सीटों में, यानी आईपीपी के साथ ही जो जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब की पार्टी है, उसी के साथ ही सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं, लेकिन कम सीटों के ऊपर शायद गालिबन हो, एंड के ऊपर 5 से 7 सीटों के ऊपर शायद वो कर लें, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक चीज़ मुबश्शिर मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर वैसे देखें, अगर पीटीआई मैदान में हो तो फिर तो ये सीट एडजस्टमेंट करें ना करें, इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा नून लीग के लिए इलेक्शन लड़ना। लेकिन ये जो बातें सारी इस वक्त हो रही हैं, हमने कल भी इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि पीटीआई किसी ना किसी तरीके से वो मुकाबले में नहीं होगी, तो फिर पंजाब के अंदर जो है वो नून लीग के लिए एक तरह से आप कह लें कि खुला मैदान भी होगा, उनको वो आसानी भी होगी जब आपके अपोनेंट ही जो मेन दो राइवल्स हैं मेन उधर पंजाब के अंदर, तो उसके अंदर अगर कोई तीसरे इंडिपेंडेंट दूसरे आ भी जाए तो फिर उनको नुकसान नहीं होता। अगर पीटीआई ना हो तो फिर नून का वैसे ही फायदा है, तो वो सीट एडजस्टमेंट क्यों करेंगे? अगर उनको लगे कि हम वैसे ही ये इलेक्शंस जीत रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है कि हम अपनी सीट्स किसी के साथ एडजस्ट करके काम कर दें। और अगर उन्होंने पंजाब में अभी बहुत सारी जो हैं वो स्पेकुलेशंस हो रही है, जाहिर बात है अभी तो पहले इनका टेन्योर ख़त्म होगा, उसके बाद फिर इलेक्शंस कब अनाउंस होते हैं, डेट्स क्या अनाउंस होती है उसके ऊपर है, और क्या इलेक्शंस इस साल होते हैं कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वैसे स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि नून लीग को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर जो उनकी कोशिश है कि सीएम वज़ीर आला जो है वो उनके अब तो सब क्लियर नहीं हो गया महमल? नहीं, देखिए अभी भी काफ़ी चीज़ें सामने है ना अभी के, क्या बल्ला जो है वो बैलेट बॉक्स के ऊपर होगा कि नहीं, क्या जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनके मुकदमात वो आप इलेक्शन की ताखीर का जो कह रही हैं उसकी क्या वजह लगती है आपको? अब तो सब क्लियर नहीं हो चुका? नहीं, ये अभी उस तरीके से क्लियर नहीं हुआ, और वो इसी वजह से कि क्या जो है ये जमात जो है पीटीआई जो है क्या वो हैंडल होगी, उनके वोटर है, क्या उनके लोग जो है वो खड़े होंगे नहीं होंगे, इन चीज़ों के ऊपर अभी है तय। वैसे तो लोग कह रहे हैं कि विद इन 2 to 3 months हो जाएंगे इलेक्शन गवर्नमेंट के जाने के बाद। क्या मज़ीद आपको लगता है कि ताखीर? लेकिन इसमें भी चांसेस है। देखिए, पाकिस्तान में आप किसी भी चीज़ पे ये नहीं कह सकते कि ये होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है सियासी प्रेडिक्शंस, आपको पता नहीं होता कि अगले दिन बहुत सारी ऑन द ग्राउंड चीज़ें सूरत हाल इस तरह चेंज हो जाती है। तो ये एक है कि मार्च अप्रैल तक भी इलेक्शंस जा सकते हैं। नियाज़ी साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है? और वही एक जो बुनियादी सवाल जो है कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए, पंजाब में सीट एडजस्टमेंट ना करने का फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा? अब इस पर क्या कमेंट करे कि बहुत सी चीजें मुस्लिम लीग के बस में है ही नहीं। बहुत सारा खिला रहा है इस वक्त, फैलाव बहुत ज्यादा है, और जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सियासी तौर पे इफेक्टिवली इस वक्त मौजूद है, और उनको डिस्कस किए बगैर या उनको डिस्काउंट करके आप कोई तबसरा नहीं कर सकते। अगर ये सारी चीजें मान ली जाए तो पहली बात तो यह है कि मेरे नज़दीक जो इलेक्शन जो भी होगा वो 90% अमकानात है, बाकी तो सियासत के अंदर कुछ भी हो सकता है। तहरीक इंसाफ पूरे अपने वजूद के साथ और अपने लीडरों के साथ मौजूद नहीं होगी। अगर तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं होगी तो ये फिर इस तरीके का इलेक्शन नहीं होगा कि मुस्लिम नून जो है वो उसके पास फ्री हैंड होगा। हर पार्टी को जो है एक जो भी वर्चुअल एलोकेशन होगी या एक हाइपोथेटिकल एलोकेशन होगी या कहीं पे जाकर एलोकेशन होगी, उसके मुताबिक तरतीब दी जाएगी।
कि इतनी सीट जो है मुस्लिम लीग के पास जानी चाहिए, इतनी सीट जो है पीपल्स पार्टी के पास जानी चाहिए, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और इतनी सीट जो है बाकी इस्तेकाम पाकिस्तान को और बाकी फजल रहमान साहब को सबको कैसे कैसे एडजस्ट करना है। इसमें भी जब इसके रिजल्ट्स आएंगे और लोग मुतमईन ना हुए फर्ज के पीपल्स पार्टी या फजल रहमान या फिलहाल, तो उसका भी बड़ा हुआ ट्राई का छोड़ो होगा। अब यह कि एडजस्टमेंट जो है ना उनकी कोई बस की बात नहीं है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसको मैं कई एंगल से देखता हूँ, कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है मुझे लगता ही है, और ये मेरा बिल्कुल एक तजिया है अपने मुशाहिदात की रोशनी में, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल तारीख है, सियासी जो रोलर कोस्टर सफर उसके रोशनी में, कि मुझे लगता ये था कि अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी न होती तो जरदारी साहब या बिलावल साहब उनका चांस अगली हुकूमत बनाने का बहुत फेयर एंड स्क्वेयर था इस सूरत हाल में। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुझे हकीकत है कि मुझे यकीन है कि ये मुस्लिम नून, हालांकि उसके बारे में उनकी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात है, उनको वो बिल्कुल इसको नापसंद फरमा रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने सिर्फ ये करने के लिए कि जो मुस्लिम नून की कमी पेशी है तहरीक, वो पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में ना जाए, वो इस्तेकाम पाकिस्तान के पास इकट्ठी हो जाए। 15 आते हैं, 20 आते हैं, 25 आते हैं, और उसके बाद मुस्लिम नून का जो वेट है उसे बढ़ा के इस एस्टेब्लिशमेंट के सामने जो मुझे जो नक्शे नजर आता है वो मुस्लिम नून का ही वजीर आजम देखना चाहते हैं, वो पीपल्स पार्टी का वजीर आजम नहीं देखना चाहते। ये मेरा अपना मुशाहिदा तजज़िया है और ये किसी के लिए मैं आपके बात बैठा। और जो इलेक्शन में ताख़ीर की भी बात हो रही है, आपको लगता है इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है? नफे नुकसान की बात नहीं है, ये सिर्फ बात यह है कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट के हाँ जो फैसला होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है। राना सनाउल्लाह साहब ना हक मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, उन्हें ज्यादा एफर्ट नहीं करनी चाहिए, जब वो देने पे आएंगे तो सब दे दिया जाएगा उनको, जहाँ वो कहेंगे। और इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे आपके ख्याल में? इलेक्शन के बारे में हमेशा मेरा ख्याल है कि टाइम पे होने के ज्यादा इम्कान है, लेकिन अगर डिले हुए, फर्ज के अगर कोई हफीज शेख या कोई फाइनेंशियर बन गया IMF के लिए, तो 2-3 महीने और बाय कर लेंगे, ये नहीं करेंगे क्योंकि सियासी जमातें डायमंड है कि आप टाइम पे कराएं। मजहर अब्बास साहब, आपका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू? हम इलेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, सिलेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, दोनों ही कह सकते हैं, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है? और पर्टिकुलरली अगर पंजाब की बात करें, याद है मदर साहब, याद है 25 जुलाई की वो बदकिस्मत शाम जिसमें हम इकट्ठे बैठे थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने 7:30-8 बजे के बाद कुछ डिस्कस किया था, इजाजत मिली थी हमें। देखिए, दो फिलहाल इलेक्शन की बात कर ले, 2-3 तरह के अलायंसेस होते हैं। एक होता है जब एक झंडे तले, एक सिंबल तले आप इलेक्शन लड़ते हैं, जैसे PNA और IJI काम ले लें। एक होता है इलेक्टोरल अलायंस होता है, जो मुख्तलिफ जमातों के दरमियान वो अपने अपने उससे लड़ती हैं उसमें, और उसमें सीट एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं। सीट एडजस्टमेंट का कभी भी फ़ायदा नहीं होता। सीट एडजस्टमेंट उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह होती है, क्योंकि अगर कोई पीपल्स पार्टी का वोटर है तो वो अगर सीट एडजस्टमेंट कर ली, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, तो वो होता ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो जाके नून लीग या XYZ किसी और को वोट दे दे। नून का जो वोटर है वो पक्का नून का वोटर होता है। अगर नून उस जगह से नहीं लड़ रही, कोई और पार्टी लड़ रही है, तो वो वोटर नहीं निकलता वो वोट देने। मुश्किल से कोई बहुत ही कमिटेड वर्कर्स हों, नज़रियाती हों, तो वो जाके वोट दे दें। तो ये बाय एंड लार्ज सीट एडजस्टमेंट जो है ये नुकसानदेह होती है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है और दो पार्टियां लड़ती हैं, ये ज़रूर आप तय कर सकते हैं कि भाई एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम अटैक नहीं करेंगे, पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जब आप सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो उसका तो मुझे नहीं पता कि सीट एडजस्टमेंट्स होते हैं नहीं होते हैं, लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा जो है इलेक्शन लड़ने का ज़्यादा होता है, यानी दूसरे के हक़ में भी अगर होता है, क्योंकि इलेक्शन टेम्पो बनता है ना, जब जमातें लड़ रही होती हैं इलेक्शन, तो उसमें आपका वोटर निकलता है, आपका वोटर चार्ज होता है। यहाँ आपने विड्रॉ कर लिया किसी के हक़ में, तो आपका जो वोटर सपोर्टर होता है वो फिर घर में बैठ जाता है। तो आप सीट एडजस्टमेंट करते नहीं करते हैं ना। राना सनाउल्लाह के दावे अपनी जगह हैं, सारे उनके कैंपेन शुरू कर दी है या कर रहे हैं, जो कुछ भी इंतज़ार है कि साबिक़ वज़ीर आज़म वापस कब आ रहे हैं। यानी हर जगह शेर का निशान होगा, लेकिन शेर कब वापस आ रहा है, ये सबसे अहम सवाल है। और इलेक्शन भी उसी दौरान होना, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी। इलेक्शन की ताख़ीर तो गैर आईनी होगी,
इलेक्शन की ताख़ीर आईनी हो ही नहीं सकती, वो गैर आईनी हो सकती। चंद दिन की अलग बात है, कोई एक सिचुएशन, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए, जिस तरह से 27 दिसंबर का वाक़या हुआ था तो कुछ हफ्तों के लिए इलेक्शन आगे बढ़ गया था। अदरवाइज़ तो इलेक्शन आगे बढ़ नहीं सकता। और आज तक कम से कम मुझे याद नहीं है कि कोई भी इंटरम या केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो जो 90 डेज़ के लिए आती हो उसकी 90 डेज़ में ताख़ीर हुई हो। रिसेंटली हमने पंजाब केपी में असेंबली में देखा, ये बड़ा सवालिया निशान है उनके ऊपर, लेकिन नहीं, मुझे इलेक्शन में ताख़ीर होती नज़र नहीं आ रही। और ये जो जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला था पीडीएम हुकूमत ने, इस बार क्या बयानिया लेकर आवाम के सामने जाएंगे? क्योंकि अभी तो वो कह रहे हैं कामयाब हुए तो महंगाई को महदूद करेंगे, गरीब की ज़िंदगी आसान करेंगे, तो 1.5 साल पहले भी ये था, लेकिन मुश्किलात वहीं की वहीं हैं, बल्कि मज़ीद बढ़ गई। हाँ, उनको उनके सामने जो उनके पर्सपेक्टिव में जो उनका बयानिया बनेगा वो ये बनेगा कि जी हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया, रियासत बचाई, और अब IMF के नतीजे में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ये बयानिया हो सकता है उनका, और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, और अगर आपने हमें वोट दिया तो महंगाई कम होगी। देखना ये कि सामने कौन होगा। सामने अगर ये बयानिया होता है कि इनके 15 महीने में डॉलर जो है वो ऊपर चला गया, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, लोगों को जेलों में डाल दिया, अगर सामने ये बयानिया होगा जो कि जाहिर है PTI का बयानिया होगा, तो फिर PDM को और पीपल्स पार्टी को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ख़ासतौर पर पंजाब में उसमें। और बाकी जो जमातें हैं वो कुछ इनके साथ होंगी, कुछ उनके साथ होंगी। मेन मुकाबला ये है कि PDM प्लस पीपल्स पार्टी वर्सेस PTI, ये बहुत सिंपल सा मुकाबला है। अब अगर सामने कोई होगा ही नहीं, और अगर माइनस PTI, फिर किसका मुकाबला होगा? माइनस PTI होगा तो फिर जाहिर है फिर पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान होगा, लेकिन फिर उस इलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क होगा। मुबश्शिर ये भी है ना कि देखिए जिस तरह सबके अपनी अपनी, सिंध के अंदर अगर ये कहें कि अगर PTI हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर नून का तो उस तरीके से वजूद नहीं है, तो सिंध के अंदर तो एक पीपल्स पार्टी है जो इनका हो रहा होगा। बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है पीपल्स पार्टी, बाप, इस तरह है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थोड़ा मिक्स है, लेकिन उस तरीके से उधर भी कोई नून का मुकाबला पीपल्स पार्टी या, क्योंकि उधर ANP भी है, JUIF भी है, उधर मोहसिन दावर साहब की भी पार्टी है, वो वाली बात है। और खैर PTI भी है, अब वो देखते हैं कि आगे होता है क्या। और पंजाब के अंदर मोस्टली फिर नून ये ना कि नून का PTI पिछला 2018 का अगर आप इलेक्शन देख लें, इट वॉज PTI वर्सेस PMLN, इट वॉजन पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN या पीपल्स पार्टी वर्सेस PTI, तो ये दो जमातों का था। अब जाहिर बात है एक IPP भी है, फिर ये है कि PMLQ भी है, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट शायद कोई, वो तो खैर उनकी चंद सीटें होंगी, उनके साथ तो ये कार भी लेंगे। IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट के ऊपर अभी तक तो सामने यही आ रहा है कि 5 से 7 सीटों का जो सुनने में आया है, ज़्यादा सीटों का नहीं। और दूसरा मैं आपको ये ज़रूर बताती चलूँ, IPP के आपने देख लिया उनकी जिस तरह से लॉन्च हुई थी, तो वो क्योंकि उसी वक्त लोगों को लगा कि ये पार्टी कोई ज़्यादा टेक ऑफ नहीं कर सकी। अब अगले चंद महीनों के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बदलती भी है, हवाओं का रुख भी होता है, लेकिन इसलिए ये लगता है कि अगर PTI ना हुई, जो कि बात दुरुस्त है कि बिल्कुल एक गैर जमहूरी अमल होगा कि आप किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी को आप सिस्टम से बाहर कैसे रख सकते हैं, इलेक्शन से बाहर कैसे रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इधर तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। 2018 के इलेक्शन हमने देख लिए थे, RTS बैठ गया था, प्री पोल रिगिंग, हर चीज़ जिस तरीके से उस वक्त हुआ था। तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने, नियाज़ी साहब आपसे भी यही सवाल कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 2018 में हमें भी ऐसे ही बाहर रखा गया था, ये कोई बड़ी बात नहीं है सियासत में। तो नियाज़ी साहब आपका इस पर कमेंट? जी, इससे पहले 1985 में इस पार्टी को मुकम्मल बाहर रखा गया था। उन्होंने ऐसे कलेक्शन नहीं कराए थे कि उस पार्टी के लिए जो है मुकाबले कैफियत नहीं थी। हो सकता है कि मर्जी से भी कोई ऐसे मुज़ाकरात हो जाए जिसमें राजी हो जाएंगे। ऐसे ना समझें कि वो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उनके बेशुमार प्रेशर है। उन्होंने अब ये करना है कि आया वो मुकम्मल खत्म होने के लिए उनको यही चाहिए है कि मुकम्मल खत्म होना चाहते हैं या अपने लिए वो स्पेस रखना चाहते हैं जो नवाज शरीफ वगैरह ने, बेनजीर वगैरह ने महफूज। लेकिन ऐसा वो अभी तक माने तो नहीं ना। मैं पहले तो बात चल रही है भाई, मैं यही तो कह, अभी तो मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें बहुत कुछ नीचे हो रहा है। अभी तो कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया कि वो माने या नहीं माने, और वो मानते ही नहीं मानते। मैं कहता हूँ नहीं मानते। मैं तो ये कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि ना माने
तो भी उन्होंने जिस तरीके इलेक्शन ऑर्गेनाइज करना है उसमें से तहरीक इंसाफ जो है बाहर चली जाएगी। लेकिन जरूर है कि बहुत सारी चीजें इस वक्त डायनेमिक सियासत के ग्राउंड रियलिटी तब्दील हुई है। अब पीपल्स पार्टी चाहे सिंध के अंदर 80% ही परफॉर्म करे और एमक्यूएम भी वहां से कुछ ना कर सके और मुस्लिम लीग नून भी वहां पे 8-10 सीटें जो उनको मिलनी है पीपल्स पार्टी की मुखालफत की वजह से, जो तरीके साहब को मिलते रहे, मुस्लिम लीग नून को वो स्पेस मिलेगी। तो पीपल्स पार्टी को कहां से लाएगी? क्योंकि जिसके पास कम से कम 80-85 सीट्स होंगी तो 130 सीट्स पूरी करने के लिए मेकअप हो सकता है। चुनाचे वो एक ऐसी सूरत हाल है कि मैं पीपल्स पार्टी का चांस कोलिशन में भी नहीं देख रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि जो वहां पे होगा ये, जैसे अभी शबाशी को क्यों दिया गया स्पेस, क्योंकि उनकी सीट ज्यादा थी मुस्लिम नून की आज की असेंबली के अंदर पीपल्स पार्टी से सारी सीट से। तो ये वो चीजें हैं कि जो काउंट होंगी, जब तक कुछ फैसला हतमी नहीं हो जाता हम यहाँ पे हतमी तजिया पेश करने से कासर है। बाकी मदर साहब की बातें जो है सुनी तो बसाई दोस्त है। अभी एक इलेक्शन हमें देखा है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी उसमें भी देखे हैं, इलेक्शन नहीं हुए और रावी चैन लिख रहा है। अगर इसी तरीके से दोबारा नहीं होते, देखो ना कई एक मैं मजहब को ऐड करना चाहता था। मजहब अब खुद आप बताएं कि इलेक्शन कमीशन कह देता है जी हल्का बंदियों पे पार्टी ने इतराज उठा लिया, मुस्लिम नून उठा देती है, पीपल्स पार्टी उठा लेती है। ये हमें इसके लिए महीना चाहिए, 2 महीने चाहिए, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट भी बिलिंग होगा और फिर कह दिया कि नेशनल इलेक्शन कमीशन कराएगा। तो स्पेस मतलब मेरा ख्याल है वो 2-3-4 महीने की स्पेस बाय करना जो है, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो हमने हरदर्मियां दिखाई हुई हैं उसके अंदर इंक्रोचमेंट इतनी हो चुकी है कि वो तजावुज जो है उसमें एक्सेप्टेबिलिटी हो। लेकिन अमलन मेरा अपना ख्याल ये है कि इलेक्शन शायद टाइम पे भी करा दें। मैं जरा ये चीज कहना चाहिए कि राणा साहब ये कह रहे हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं कि उनको भी बाहर रखा गया और इस तरह की चीज। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, आप लोगों के साथ भी गलत हुआ और अब भी अगर ये होगा तो ये उतना ही गलत होगा। तो ये कहना है कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो है क्योंकि आपका जमहूरी प्रोसेस तो जो हम देख रहे हैं 2017 से जिस तरीके से डैमेज होना शुरू हुआ है, जिस तरीके से, क्योंकि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के रिएक्शन में, पता था ये 2 जमातें आपस में ये इस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगी, इसीलिए थर्ड फोर्स को पैदा किया गया। वो थर्ड फोर्स इस्तेमाल भी हुई, कैसे लाएगी सब कुछ, और उसकी वजह से 2017 से वो उसमें जुडिशरी के फैसले हों, उसमें एस्टैब्लिशमेंट के फैसले हों, उसमें थर्ड फोर्स की जो चीज़ें थी, तब से लेकर अब तक ग्रेजुअली पाकिस्तान की इकोनॉमी भी जो है वो तबाह हो रही है, पाकिस्तान की सोसाइटी तबाह हो रही है, हमारे मीडिया को जो नुकसान हुआ है और हमारे पूरे के पूरे जमहूरी प्रोसेस को जिस तरीके से नुकसान हुआ है वो जो सब कुछ है हमारे सामने। मतलब 2017 से वो पैनामा के बाद नहीं तो 2014 से शुरू हो गई थी। जी जी, वो तो धरना और हर चीज खतरे में आ गई थी ना 2014 में। न्याय साहब, मजहर अब्बास साहब भी कुछ ऐड करना चाहिए। जब जैसे नून लीग के हमारे साथी ये रिएक्ट करते हैं, इस पे रिएक्ट करते हैं कि जी नवाज शरीफ के साथ भी इस तरह किया गया। चीज़ ये कि हम चीज़ों को बेहतर कब करेंगे? क्या हम रिएक्शन की पॉलिटिक्स करते रहेंगे? मेरे साथ ये हुआ तो मैं उसके साथ भी ये करूँगा, उसके साथ ये हुआ तो वो मेरे साथ भी यही करेगा। 2002 में नवाज शरीफ और बेनज़ीर दोनों बाहर थे, सिस्टम से बाहर कर दिए गए थे। उसके बावजूद भी जो है वो सूरत हाल उस वक्त तक नहीं बेहतर हुई मुशर्रफ साहब के लिए जब तक क्यों नहीं बनाई गई और जब तक पैट्रियट नहीं बनाई गई। बिल्कुल। तो आप लोगों के मैंडेट को इस तरीके से नहीं सप्रेस कर सकते। 2018 में पीटीआई के चेयरमैन या पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकती थी अगर उनको बाकी कोलिशन, बाकी पार्टीज़ उनके हवाले नहीं की जाती, की गई। यानी उसके बावजूद भी कि नवाज शरीफ साहब सिस्टम से बाहर थे, इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, PMLN ने परफॉर्मेंस अच्छी दी। यानी पंजाब में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, पंजाब में भी क्यू के साथ मिल के गवर्नमेंट बनानी पड़ी, मरकज़ में भी गवर्नमेंट बनानी पड़ी, लेकिन पार्टी मौजूद थी। तो आप पार्टी को आउट करेंगे, पार्टी को बाहर करेंगे, उनके कैंडिडेट्स को अगर आप उठाएंगे, जो है उन पे दबाव डालेंगे, तो आप इलेक्शन में ताकीर भी कर सकते हैं, इलेक्शन जीत भी सकते हैं। बिल्कुल, बहुत, लेकिन डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे नून लीग को पंजाब में सीट एडजस्टमेंट ना करने का फ़ायदा होगा या नुकसान। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि पेशावर में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, दहशतगर्द हमलों में इजाफे की वजह क्या है, जानिए इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पेशावर में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों से डटकर मुकाबला किया। कुछ रोज़ कबल जोब गैरिजन पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके बाद ऑपरेशन में बहादुरी से लड़ते हुए नौजवान शहीद हो गए। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दिफ़ा ने बयान दिया कि अफ़गान हुकूमत अपनी सरज़मीन किसी और मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। दहशतगर्द हमलों में इजाफे की वजह क्या है, पैनल से ये सवाल डिस्कस करेंगे। महमल, आपसे जानना चाहेंगे कि जो दहशतगर्द हमलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, आपको इसकी क्या वजूहात लगती हैं? देखिए, इसकी मशर बहुत बड़ी वजह तो एक्चुअली जो थी दो रीज़न्स थे। एक जो हमने देखा कि अफ़गान तालिबान ने जब फॉल ऑफ काबुल के बाद जो है, जब वो आए तो उसके बाद, और बल्कि एक्चुअली उससे चंद महीने पहले से, तो अब स्टडीज़ भी सामने आ चुकी हैं कि किस तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वापसी हुई, किस तेज़ी से जो ग्रुप्स थे उन्होंने अपने आप को रीस्ट्रेंथन किया, रीग्रुप किया। अगर कोई स्लीपर सेल थे, वो सारे जिस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने अटैक्स कैरी आउट करने शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरी जो बहुत अहम, बहुत बड़ी वजह थी, अब तो उसकी निशानदेही जो है ऑफिशियल सतह पे भी हो रहा है कि जो हमारी पुरानी पॉलिसीज़ जो एक TTP के साथ निगोशिएट करके उनको वापस लाके सेटल किया गया, उनके लोगों को जो बड़े वांटेड और हार्डन्ड क्रिमिनल्स थे उनको जेलों से छोड़ा गया किस तरीके से, तो उसकी भी बहुत बड़ी वजह है कि उनको एक शय मिली। देखिए, फॉल ऑफ काबुल के बाद हमने देखा कि बहुत सारे जो इस तरह की दहशतगर्द तंजीमें थी, उन सबको ये शय मिली कि अगर अफगानिस्तान के अंदर ये हो सकता है तो फिर उन्होंने इधर भी, हालांकि पाकिस्तान ने तो बड़ा सक्सेसफुली रूट आउट किया था टेररिज्म, पाकिस्तान ने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, 70-80 हज़ार हमारे शोहदा हैं, सिविलियंस भी और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी। उसके अलावा जो है, जो एक बहुत ही क्योंकि तशवीशनाक बात है, हमने उस वक्त भी ये बात बार बार रेस की थी कि TTP के साथ हम क्यों निगोशिएट करें, क्योंकि निगोशिएशंस यूजुअली एक स्टेट जो है, एक ताकतवर न्यूक्लियर स्टेट है, वो कोई पोजीशन ऑफ वीकनेस से क्यों कर रही है, ऐसे क्यों लग रहा है कि TTP हम पर हावी है। और उसकी बहुत बड़ी वजह अफगान तालिबान भी थे, अब तो वो बातें सामने आ गई हैं। अभी भी जो ख्वाजा आसिफ साहब भी बात करें, वैसे भी ओवरऑल भी इधर बात होती है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए। ये वाकई बहुत तशवीश की बात है और अफगानिस्तान को हमें इस पर प्रॉपर मैसेज देने की ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी मैं ज़रूर बताऊं कि एक्चुअली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस बहुत जो हैं वो चल रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके अंदर मुलव्वस है और वो बिल्कुल अपना काम करने की कोशिश करें। लेकिन क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत नुकसानदेह थी, एक ये फॉल ऑफ काबुल की वजह से शय मिलना और फिर TTP के साथ आपने निगोशिएट करके उन्हें जिस तरह से रीसेटल किया। मज़हर साहब, यही सवाल आपसे, दहशतगर्द हमलों में इजाफे की आपको क्या वजह लगती है? देखिए, हमने कुछ किया ही नहीं। नेशनल एक्शन प्लान 2014 में बनाया था, उस नेशनल एक्शन प्लान के सारे पॉइंट्स उठा के डिस्कस कर लें, किन पॉइंट्स पर अमल हुआ और किन पॉइंट्स पर अमल नहीं हुआ। जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग, फिर ये कहूँगा, जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग पुलिस फोर्स काउंटर टेररिज्म के लिए नहीं बनाएंगे, हमारे यहाँ दर्जनों पुलिस फोर्सेस बनती रहती हैं, कोई एक पुलिस फोर्स नहीं है जिसकी कैपेसिटी ऐसी हो कि वो टेररिज्म को काउंटर कर सके। हमारे यहाँ इंटेलिजेंस कमज़ोरियाँ बेइंतहा हैं, हमारे यहाँ जो स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, अब भी मौजूद हैं, स्लीपर सेल्स मौजूद होते हैं, वो रिफ्रेन कर लेते हैं। बाद औक़ात जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो अपने आप को महदूद भी कर सकते हैं, वो अपने आप को वो कभी महदूद करते हैं, कभी एग्रेसिव होते हैं। तो वो जो उसको काउंटर करने के लिए हमारे यहाँ जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं हुई। चाहे आप एक्स फाटा के एरियाज़ देख लें, और सिर्फ यही नहीं होता कि आपने सिर्फ टेररिज्म का मुकाबला करना है, आपने उन इलाकों में डेवलपमेंट करनी है। उन इलाकों के आप जाके देखें डेवलपमेंट, सवात का जो इशू था वो एक बहुत बड़ा इशू निज़ाम अदल का था। सवात में पहले निज़ाम अदल का अब्बास साहब ऑपरेशन भी हुए, दोबारा से आबाद हुई वो जगह, मार्केटें बनी, रिहेबिलिटेशन हुई, ये भी तो एक फैक्टर बहुत पाकिस्तान की जानिब से लेकिन उसको हमने सस्टेन नहीं किया ना उसको। अब जैसे पाराचनार वगैरह खुर्रम एजेंसीज़ में जो आज के इशूज़ थोड़ी हैं, ये साल के इशूज़ हैं, तो हम क्यों नहीं एड्रेस। आप देखें ना, आप राजनपुर में 6 महीने से ऑपरेशन कर रहे हैं डाकुओं के खिलाफ, आप उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है, देखिए पुलिस की जो कैपेसिटी है, पुलिस क्यों मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा इलाकों में रहते हैं।
उनके पास उनकी जो पूरी पुलिस ऑर्डर 2002 बनाया गया था, नासिर दुरानी साहब के पीरियड में खैबर पख्तूनख्वा में चीज़ें बेहतर हुई थी। देखिए, आर्मी की बहुत महदूद होती है, आर्मी बिल्कुल एक लास्ट रिजॉर्ट होती है। इसी तरीके से पैरामिलिट्री एक सेकंड लास्ट रिजॉर्ट होती है। मैक्सिमम कोशिश होनी चाहिए। यहाँ पिछले 30-40 साल से रेंजर्स है, क्यों नहीं पुलिस ने, आपने 30-40 साल में पुलिस को इतना बेहतर किया कि रेंजर्स को वापस भेजा जाए। आपने रेंजर्स को पुलिस का हिस्सा बना दिया ऑलमोस्ट। तो हमारे यहाँ वो जो थिंकिंग है, जब तक आप वो थिंकिंग तब्दील नहीं करेंगे, हमारे यहाँ क्यों स्मगलिंग नहीं रुकती, हमारे यहाँ क्यों ड्रग स्मगलिंग नहीं रुकती, हमारे यहाँ क्यों ह्यूमन स्मगलिंग होती है, हमारे यहाँ क्यों आर्म्स स्मगलिंग होती है। यहाँ तो असला मैन्युफैक्चर नहीं होता, तो शहर में असला कहाँ से आता है? सही, बहुत से बॉर्डर बहुत से क्रॉस करते हुए आता है ना, तो क्या होता है चेक पोस्ट पे। तो जब तक उस थिंकिंग की तरफ हम नहीं जाएंगे, जब तक हम प्रॉपर काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, सिर्फ पेपर्स में नहीं, ऑन ग्राउंड उसका मैकेनिज्म होना चाहिए, उसका हर 6 महीने बाद रिकोर्स होना चाहिए। आपने एपेक्स कमेटी बना दी, क्या हुआ? एपेक्स कमेटी ने क्या किया? क्या परफॉर्मेंस है एपेक्स कमेटी की? जब तक आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास टाइम जब तक नहीं होंगे। नियाज़ी साहब, यही बात जो मज़हर अब्बास साहब बड़ी वैलिड बात कर रहे हैं, और माजी में हमने देखा जो वज़ीर दिफा है उन्होंने ये ज़रूर बयान दिए कि अफ़गान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी और मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे, लेकिन हमारे एंड से अमली इकदाम जो मज़हर अब्बास साहब भी बात करें वो क्यों नहीं हो रहे? किस चीज़ का इंतज़ार है? देखिए जी, मैं तो पहले ये समझता हूँ कि जब तक किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो ये देखते हैं कि ये सिम्टम्स क्या हैं, ये कैसे पैदा हुई, इसकी क्या वो हालात है जिनमें ये बीमारी पैदा हुई, वो कौन सी वायरस लगी जिससे ये बीमारी पैदा हुई। ये 9/11 से पहले ये क्यों नहीं था? ये फिनोमेना 22 साल से क्यों है? देखिए, मेरे पास सीधा सा उसूल है, जो मेरे साथियों ने बातें की उनकी पेशतर बातों से मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं इससे एक और भी जाविये से लेना चाहता हूँ। ये अमेरिकन जब निकले हैं तो तब से क्यों शुरू हो गई है? क्या इसका कोई ताल्लुक हम ढूंढते हैं या ढूंढना चाहिए, नहीं ढूंढना चाहिए? फिर उसके बाद जैसे ही हम जब भी आते थे, जब अमेरिकन जो हमारी जब निगोशिएट कर रहे थे, तो और वो सलाला भी हुआ और उसके बाद रेमंड डेविस भी हुआ, जब ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, तब भी तालिबान से आपने हमेशा निगोशिएट किया, तो वो अब करे या ना करे, रियासत के अपने डायनेमिक्स होते हैं। किससे निगोशिएट नहीं किया? श्रीलंका ने टैमल से नहीं किया, इंडिया ने नक्सल बॉडी से नहीं किया, इंडिया ने अपनी सारी जो बाकी जो मूवमेंट उनसे नहीं किया। मेरी बात सुने पहले, मैं हजूर कर लूँ। कराई से ये है जी कि मैं आपको ये बताऊं कि इसका हकीकत बड़ा ताल्लुक है, इसमें सारी वो बातें मौजूद हैं। आपको एक तलवार के उसके ऊपर चलाया गया है मुशर्रफ साहब के वक्त में, जिसमें आपको कहा गया है कि आप ये भी करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, हम यहाँ ड्रोन भी करेंगे, उसके बाद रिएक्शन होगा तो उसको भी आप जिम्मेदार है। पता नहीं वो कैसे मैनेज हुआ, फिर उसके बाद हमारे बेचारे जो आर्म फोर्सेज है कैसे उसमें करते रहे, पूरा लंबा साइकिल है। अब जो है उन्होंने ये दाइश जैसे वो निकलने लगे, दाइश भी आ गई। दाइश का अफगानिस्तान से क्या ताल्लुक था? दाइश के बारे में कौन नहीं जानता कि कहां से पैदा हुई, कैसे पैदा हुई? कौन नहीं जानता कि उसके अंदर इजराइल का भी हाथ था उसके अंदर, और कौन करने वाले कौन? हम खुद थे, मुसलमान थे। दाइश में कोई काफर नहीं, उन्होंने उनका मेकअप करके किया गया, मुसलमानों के अंदर से उनको इंतहा पसंद पैदा किया गया। अगर उन्होंने उसामा बिन लादेन को भी इस्तेमाल किया कभी अपने मफादात के लिए, और उसके बाद वो समझते हैं कि वो टेररिस्ट हो गया, तो वो भी अमेरिका की एक बाय प्रोडक्ट थी जो पूरी की पूरी 80s के अंदर हमारे साथ आती रही, क्योंकि वो यहाँ पे घुस गए थे तालिबान के सारे फिनोमेना में। तो मेरे नजदीक इससे बड़ा डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। ये हकीकत ये है कि ये खाली तालिबान नहीं है, इसके पीछे पूरी इंटरनेशनल कुव्वत है। तालिबान को बेचारे जो वहां पे मौजूद हुकूमत है, अंदर से उन्होंने इतनी आपको स्पेस दी हुई है, अफगानिस्तान में कोई मुल्क नहीं देता जो उन्होंने दी है, और ये वहां से मूव करके आजकल सारे के सारे नॉर्थ के अंदर वाखान वैली के करीब वो बड़ी वैलीज है, वहां सारा तालिबान मूव कर गया जितना पाकिस्तान खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इसके टेंटिकल्स होते हैं, ये आम चीज नहीं है कि जैसे ये कहेंगे जी आपने ठीक है, ये तो था, आपने एस्पिन खिला दी, आपने एपीसी कर दी, जो एपीसी वो जो था जो आर्मी पब्लिक स्कूल के एपीएस के मुकाबले में आपने एपीसी किया, और उसके बाद आपने वो जो एक्शन प्लान बना दिया, और भी कर लेंगे। लेकिन असल देखें कि आया वहां से जहां से ये एमिट हो रहे हैं, अगले उन्होंने चीन के अंदर जब एक्टिविटी शुरू की अमरीकियों ने, तो वहां पे भी पहुंच गए, वो भी नहीं सकते थे तक, जब तक उन्होंने उसकी जड़ें उखाड़ी।
नहीं मजहर अब्बास साहब आप पहले ऐड कर दें, फिर महमल आप पे। नहीं पहले महमल जी, ऐसी तैसी मजहर अब्बास न्याजी साहब की याद चलेगी। आप इतना क्या बात, आपको धड़का लिया मुबशर। देखें न्याजी साहब ने कह दिया तो मजहर अब्बास साहब सीनियर मंगल्स। देखें, अगर जो पाकिस्तानी एम्बेसी के पेपर्स रिकवर्ड हुए थे ना तेहरान से, अगर आप उसे पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में टेररिज्म कब से शुरू हुआ। यहाँ 80s में प्रॉक्सी वॉर लड़ी जाती थी, मुजाहिदीन खल्क और पासदारान की प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के अंदर लड़ी गई। फिर 90s में इजिप्शियन एम्बेसी उड़ा दी गई क्योंकि अखवानुल मुस्लिमीन के लोग पकड़ के इजिप्ट के हवाले कर दिए गए थे। इवन 9/11 से कोई 2-3 महीने पहले पाकिस्तान में मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी लगाई थी। तो हमारे यहाँ टेररिज्म का साइकिल चलता रहा है। प्रॉब्लम कहाँ हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि हम ओन करते रहे हैं उन सारी चीज़ों को। कभी हम अफगान मुजाहिदीन बना देते हैं, कभी उनको टेररिस्ट बना देते हैं। आपने आज तक फैसला नहीं किया अफगान महाजरीन के वापसी का, कभी फैसला नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ सिर्फ अल-कायदा के जितने बड़े नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक पाकिस्तान में पकड़े गए। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया, खालिद शेख मोहम्मद पाकिस्तान में पकड़ा गया, रमजी बिन अल-शीबा पाकिस्तान में पकड़ा गया। तो हमने वो ग्राउंड्स जो हैं उनको हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ इस चीज़ का कि इसके फॉलोआउट्स क्या होंगे। जब हमने जिहाद अफगानिस्तान किया उसके फॉलोआउट को नहीं, हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं रियलाइज़ किया। जब हमने 9/11 के बाद अमेरिका की सपोर्ट की उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम अपनी सरजमीन को दूसरों की जंग के लिए हमने बिल्कुल खुला छोड़ दिया, जिसके नताइज अब भुगत रहे हैं। मैं इसमें सिर्फ छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मुबशर न्याजी साहब ने 2-3 पॉइंट दिए। पहली चीज़ ये कि देखिए निगोसिएशंस होती हैं, दुनिया भर में होती है, ये कोई नहीं कह रहा। हम ये बात करें कि जैसे ही फॉल ऑफ काबुल हुआ, अफगान तालिबान की हुकूमत आई, टीटीपी एक दहशतगर्द जमात जिसको हम उससे पहले ये कहते थे कि वो गनी की गवर्नमेंट हो जी, वहाँ पर इंडियन मुदाखलत है, वो टीटीपी के पीछे हैं, एनडीएस रॉ ये सारे टीटीपी के पीछे हैं। जब अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई जिसको हमारी हुकूमत ने उस वक्त की तो वो शैकल्स ऑफ स्लेवरी भी कहा और इस तरह से कि वो प्रो पाकिस्तान या फ्रेंडली गवर्नमेंट उधर आ गई अफगानिस्तान में, तो उस वक्त हमें क्या पड़ी, जिस सीक्रेसी से निगोसिएशंस की बात लीक हुई। आपको याद होगा न्याजी साहब कि पहले वो अलवी साहब ने कोई बात की इस तरह, फिर वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, फिर पता चला मतलब बहुत सीक्रेसी से, कोई ट्रांसपेरेंसी से निगोसिएशन नहीं हुए। पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं, आवाम के सामने ये नहीं आया कि किन टर्म्स एंड कंडीशन पे वो जब चीजें हो जाती थी, यानी आपने उनकी सारी कंडीशंस मान ली, जिस तरीके से आपने उनके लोग छोड़े, जिस तरीके से आपने उनको रीसेटल किया, पीटीआई के अंदर भी उसके अंदर कुछ मुखालफत थी। तो ये मैं बात करूँ कि डिबेट के बगैर आपने उनसे निगोसिएशंस किस लिए की, और वो अब सामने है कि अफगान हुकूमत का उसमें अमल दखल था। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि अफगान हुकूमत जो है वो कोई इतनी वो बेचारी या इस तरह नहीं है कि वो कोई पाकिस्तान को बड़े अपनी उससे स्पेस दे रही है। उस वक्त भी ये लोग बताते थे, जो एक्सपर्ट भी हैं इस मामले के, कि अफगान तालिबान और टीटीपी ने इकट्ठे मिलकर उधर लड़ा है। तो ये दोनों एक साथ हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। और अफगान हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीटीपी पाकिस्तान में क्या करे, एज लॉन्ग एज वो उधर नहीं कुछ कर रहे। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास कोई भी है, नवाज शरीफ हो, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर हो, किसी का स्पेस नहीं है। दूसरा जो ये फरमा रहे हैं, देखिए क्राइसिस ये नहीं है, आपको उसके डायनेमिक्स पता ही नहीं है कि ये जो टीटीपी है ये आपकी बीएलए के साथ मिलकर काम कर रही है। अब तो ये तो सामने है, तो डीजी आईएसपीआर ने भी बताया। आप छोड़ रहे हो ना। देखो पहली बात ये बदर साहब कहते हैं 80s में हथौड़ा ग्रुप था, मुझे नहीं पता टेररिज्म हो रही थी। नवाज शरीफ जब जापान जाने लगा था 90 के अंदर या 91 के अंदर, और अगले दिन फ्लाइट थी, वक्त बहुत कम है, हथौड़ा ग्रुप ने मार दिए थे। टेररिज्म बहुत ज्यादा था। क्राइसिस ये है कि ये सारे के सारे टेररिज्म है, इसको उसके और डायनेमिक्स थे। जब मैंने कहा है जो 2009-11 के बाद भी उसके बिल्कुल और डायनेमिक्स थे। ये तो बता दिया उस डीएनए की टेररिस्ट नहीं है जिस डीएनए के वो करते रहे। अब ये कहने उसको चीजें हैंडल करने कर दे, वो भी करे। और दूसरी बात ये कि आप जो कहते हो ना कि केपी के अंदर ट्राइबल एरिया में टेररिस्ट के लिए कोई स्पेस नहीं थी। ये स्पेस जो पैदा हुई है 9/11 की हमें तोहफा है। ठीक, न्याजी साहब वक्त कम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, महमल सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत शुक्रिया नाजरीन। अल्लाह हाफ़िज़।